वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। देखिए, आज से हमने एक पैटर्न चालू किया है। सिंपल सी बात कि सोमवार से बुधवार तक हम नई वीडियो अपनी जारी करेंगे, यानी कि एक दिन में एक वीडियो, लगभग आपको हफ्ते में 4 वीडियो मिलेंगे। और थर्सडे के बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो सोमवार को डालूंगा, क्योंकि 2 दिन स्टडी करने को और वीडियो बनाने के लिए चाहिए। तो इसी प्रकार से हम देखिए यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे मैंने इससे पहले जो टॉपिक डाला था जिसमें भारतीय चित्रकला का षडंग था, तो अगर आप उसका डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो उसमें आपको भारतीय चित्रकला षडंग से संबंधित क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियो में डालूं उसके डिस्क्रिप्शन में उसके क्वेश्चन डाल दूं। तो पहली बात तो ये हुई कि हम जो है इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो डालेंगे और आप उसकी निरंतर प्रक्रिया के साथ स्टडी करते रहेंगे। अब मैं आपको और चीज़ बता दूं कि मैं इसकी एक यूपी टीजीटी के नाम से जो है प्ले लिस्ट बना रहा हूं। उस प्ले लिस्ट में लाइन वाइज आपको सभी वीडियो मेरी मिल जाएंगी जो यूपी टीजीटी और पीजीटी से संबंधित होंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी में पहली जो वीडियो है वो कला क्या है, उसके 3 पार्ट हैं जो मैं आपको जो है करा चुका हूं और आप संभवतः उन्हें देख भी चुके होंगे। इसके बाद मैंने दूसरी वीडियो जो डाली थी वो आप किताबें कौन कौन सी खरीदें, ये वीडियो डाली थी। तीसरा मैंने जो है वीडियो डाली थी भारतीय चित्रकला षडंग पर। अगर आपने अभी तक इन वीडियो का अवलोकन नहीं किया है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर इनके भी लिंक दिए हुए हैं, आपको ये लिंक मिल जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको क्या क्या बताया कि एक तो पुरानी वीडियो के जितने भी लिंक अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ईजिली इसी में ही मिल जाएंगे। दूसरा, आपको जो है उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे। तीसरा, कला क्या है जो सबसे पहले डाले थे 3 पार्ट, उनकी वीडियो मैं इन्हीं 4 दिनों के अंदर अंदर डाल दूंगा, आपको मिल जाएगी। तो आज जो हम बात करते हैं, देखिए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम। पहला टॉपिक हमने इससे पढ़ाया था भारतीय चित्रकला के षडंग, यानी कि भारतीय चित्रकला के 6 अंग। वो जो टॉपिक था उसे आप देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा प्राचीन भारतीय कला किस पर आधारित थी। लेकिन आज भी मैं चित्रकला के तत्व पढ़ा रहा हूँ, एलिमेंट ऑफ आर्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है लाइन। और अब चलिए, मैंने पिछले उसमें आपको ये भी बात बताई थी कि हमारे जो है तत्व और सिद्धांत हैं, उन तत्व और सिद्धांतों के उस पिछली वाली वीडियो में मैंने जो है सब तत्व और सिद्धांत अलग अलग करके बताए थे, भारतीय चित्रकला के क्या तत्व हैं। लेकिन आज की जो शास्त्रीय शिक्षा पद्धति है जिसे हम पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे पास 2 चीज़ें हैं। पहला, चित्रकला के तत्व, ये जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है। और दूसरे होंगे प्रिंसिपल, यानी कि सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या होंगे, पेंटिंग बनाने के होते हैं, जो संयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाव, प्रभाविता, प्रमाण। तो इनके बारे में जब हमारे तत्व खत्म हो जाएंगे तो इनके बारे में अध्ययन हम जो है उसके बाद करेंगे। तो यहाँ चलिए हम सीधे सीधे इस पर आते हैं। देखिए, भारतीय पद्धति में जो हमारा 18वीं शताब्दी तक चलती रही, हमारी पुरानी मुगल की और इसके बाद जितनी भी कलाएं जो है चलती रहीं, ये सब जो है हमारी इंडियन बेस पे आधारित थी। लेकिन जब अंग्रेज आए और कला के बारे में समकालीनता आई और मॉडर्न आर्ट आई और ये सब चीज़, कलाकारों का दृष्टिकोण चेंज हो गया काम करने का, तो ये जो है चित्रकला का बेसिक फंडामेंटल लोगों के सामने आया। तो उसमें सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है। यहाँ हम थोड़ा सा अब जब आर्ट को वैज्ञानिक रूप से समझना प्रारंभ करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किस रूप में समझा था, वो भारतीय रूप के हिसाब से समझा था। वहाँ भावात्मक पक्ष जो है बहुत प्रभावी था। हमारी भावात्मक शैली जो है चित्र पर आधारित थी। भाव उत्पन्न और लावण्य उत्पन्न, ये मैंने आपको क्लियर बताया। तो यहाँ जो चित्रकला के तत्व हैं, अब देखिए, ये हमारी जो विदेशी पद्धति है
जो हमारे यहाँ इस समय पढ़ा रही है, हमारा जो यूनिवर्सल चित्रकला का कोर्स है उसके हिसाब से है। तो आज की पेंटिंग के हिसाब से जैसे हम कर रहे हैं, देखिए अगर आप पुरानी पेंटिंग कर रहे हैं तो वो चित्रकला के भारतीय षडंग पर आधारित है, लेकिन आज जो कर रहे हैं वो चित्रकला के तत्व पर निर्भर करती है जो हमें पढ़ाए जाते हैं। ये हमारी ABCD है। तो सिंपल से चालू करते हैं फिर एक बार। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें तो आपके सामने आएंगी ही। तो समझिए, अब जब फिर मजा आएगा। देखिए चित्रकला के तत्व इसमें क्या क्या है। तत्व, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, लाइन, फॉर्म, कलर, टोन, टेक्सचर, स्पेस। ये चित्रकला के हमारे 6 एलिमेंट हैं। देखिए जब कोई आप पेंटिंग बनाते हैं तो लाइन तो खींचनी पड़ती है, बिना लाइन के क्या पेंटिंग बनती है। उस सीमांत रेखांकन आप करेंगे, उसके अंदर रंग भरेंगे। तो लाइन पहला तत्व हो गया। दूसरा जो है क्या नाम, रूप हो गया, कि उस इस रेखा के द्वारा हम कोई रूप का निर्माण करेंगे। ये मैं अब आगे बताऊंगा। इसके बाद जो है, देखिए ये जो चीज़ है रेखा, रूप, ये जो है हमारे दो इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, वहां से आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। अभी आप समझिए कि चित्रकला के तत्व होते हैं रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। अब इसे क्लैरिफाई करने के लिए हमें क्या समझना होगा, अगली उस पर चलते हैं। देखिए वो ही 6 तत्व हैं। देखिए रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ये मैंने बताए थे। तो इसमें से हमने 2 चीज अलग कर ली हैं जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है रूप। रेखा, रूप, रूप आता है ना दूसरे नंबर पर। तो चित्रकला के हम 2 तत्व विशेष मानते हैं, जिसमें रूप और स्पेस, जिसे अंतराल के कहा जाता है। अब स्पेस तो यूँ कहेंगे आपके जी ये भौगोलिक स्थिति वाला है, स्पेस तो बहुत बड़ा है। हाँ स्पेस वाकई ही बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर स्पेस की जो बात कर रहे हैं हम, वो सरफेस की बात कर रहे हैं जिस पर हम चित्र बनाएंगे। और वो चित्र कौन सा होगा, वो रूप, क्योंकि इस स्पेस पर वो रूप ही तो गढ़ेंगे। अब मान लो ये कैनवास है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्पेस हो गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए रूप गढ़ रहे हैं हम। ये जो है रूप, ये देखिए ये रूप हमने जो है इस पर गढ़ दिया है। तो इस तरीके से तो रूप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और ये अंतराल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये जो रूप है, अब देखिए रूप काय काय से गढ़ा जाता है, ये लाइन के द्वारा, जैसे मैंने ये गढ़ा है, ये लाइन के द्वारा जो है रूप हो गया। एक हो गया जो है क्या नाम, वर्ण के द्वारा, यानी कि कलर्स के द्वारा। अगर इसमें कलर्स भर दूं तो ये भी जो है रूप हो जाएगा, मतलब रूप की प्राप्ति की ओर होगा। ऐसे ही टोन, टेक्सचर के द्वारा रूप बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही पोत के द्वारा, टेक्सचर के द्वारा रंग बनाए जा सकते हैं। देखिए लाइन, कलर, टोन, टेक्सचर। लाइन तो आप समझती हैं रेखांकन, कलर वर्णों को कहते हैं जो आपके सामने बाजार से खरीद के लाते हैं। फिर टोन, उसमें व्हाइट और ब्लैक मिलाकर उसकी टोन तैयार करते हैं, हल्का और गाढ़ा। ये कलर वाले टेक्सचर में जब आप ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर टोन के बाद फिर जो है आप टेक्सचर पढ़ेंगे कि किसी पदार्थ का भौतिक गुण उसका जो है टेक्सचर होता है। तो इसलिए इसके इन सब के द्वारा हम जो है पेंटिंग का निर्माण करते हैं। काय का निर्माण करते हैं, पेंटिंग का नहीं, रूप का निर्माण करते हैं। और रूप का निर्माण, देखिए ये रूप तो आपने पहचान लिया कि ये तो आदमी का रूप है। अगर एक कैनवास पर मैं रेखांकन इस तरीके भी कर दूं तो ये भी रूप ही है, बस ये पहचान वाला रूप है और ये इस रूप को आप पहचानते नहीं हैं दोनों ही रूप। तो इसे इस तरीके से समझिए, आप समझ गए होंगे कि कुछ भी आपने खींचा तो ये रूप का निर्माण हो गया। अगर सीधा किसी उस पर कलर भी लगा दिया तो वो भी रूप का निर्माण हो गया। तो अब आप समझिए चित्रकला के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैं जब नेट की परीक्षा दे रहा था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन फिर रिपीट होकर भी आया था TGT में, कि चित्रकला के तत्वों में कौन से 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं, ये बताइए। तो उन्होंने इन 2 का नाम एक जगह लिख रखा था और बाकी सब चीज़ों का मिला मिलाकर लिख रहा था। तो जहाँ रूप और अंतराल एक क्रम में थे तो मैंने उस पर निशान लगा दिया था, क्योंकि ये ही 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि बिना स्पेस के रूप का निर्माण नहीं हो सकता और बिना रूप के कोई स्पेस की उपयोगिता नहीं है। और रूप का किन के द्वारा निर्माण होगा, रेखा के द्वारा निर्माण होगा, वर्ण के द्वारा निर्माण होगा, तान के द्वारा निर्माण होगा और पोत के द्वारा निर्माण होगा। तो इसके बाद देखिए ये वर्ण है, इसमें ये रूप का निर्माण करते हैं। तो वर्ण पे आ जाइए, इसकी भी 2-3 चीजें होती हैं, रंगत, मान और सघनता। इन तीनों के बारे में जब पढ़ेंगे हम, जब जो है हम इसका कलर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसके बारे में आज हम क्योंकि लाइन के बारे में जानेंगे, क्योंकि रूप का निर्माण हम काय के द्वारा करेंगे, लाइन के द्वारा सबसे पहले। तो मतलब क्रम प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट वर्ण से भी जो है क्या नाम रूप का निर्माण किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि रेखा ही हो, जैसे इस वाली पेंटिंग में रेखा रेखा है, रूप का निर्माण है पर कलर नहीं है, टोन नहीं है, टेक्सचर नहीं है।
तो इसी तरीके से ये भी रूप का जो है रेखाओं द्वारा निर्माण है। तो आप समझ गए होंगे। तो इतना हिस्से के बारे में तो बात करेंगे जब कलर का चैप्टर चल रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल रेखा वर्ण तान पोत की, जिनके द्वारा रूप का निर्माण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए ये मैंने दिखाया है यहाँ पर, ये जो है रेखाओं के द्वारा रूप का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। तो ये रेखाओं के द्वारा है, और ये जो है किसके द्वारा है, देखिए टेक्सचर के द्वारा। टेक्सचर के द्वारा रूप इस तरीके से, बस यूं कहेंगे जी इसमें रूप कौन सा है। यहाँ तो चेहरा भी दिखाई दे रहा है, पर यहाँ तो कोई चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा। देखिए मॉडर्न आर्ट के अंदर हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि कोई सी भी चीज़ आपने बनाई, एक तो ये है कि सांसारिक जो आपने देखा है उसे देखकर बना रहे हैं, और एक वो जो मन के द्वार खोलकर आप बना रहे हैं। आपने कोई सी भी चीज़, कोई सी भी लाइन खींची, तो वो वास्तव में आपकी अभिव्यक्ति होगी। अभिव्यक्ति किस तरीके से होगी अभी बताऊंगा। देखिए ये टोन के अनुसार है, गाढ़े से जो है लाइट के ऊपर रूप का निर्माण। इसी तरीके से जो है ये टेक्सचर के द्वारा हो गया, लाइन के द्वारा हो गया, कलर्स के द्वारा हो गया, लेकिन कलर्स में भी टोन भी है। देखिए एक चीज़ और है, जब किसी पेंटिंग का निर्माण करते हैं आमतौर पर, ये तो मैंने अलग अलग दिखाने की कोशिश की है। आमतौर पर एक चीज़ को अगर आप डालोगे तो सारी चीज़ें अपने आप डल जाएंगी। जैसे सब्जी बनाने के लिए सारे मसालों की ज़रूरत होती है, जिनके जितने इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है। बस क्या है कि जैसे नमक की ज़रूरत हुई, मिर्च की ज़रूरत हुई, हल्दी की ज़रूरत हुई सब्जी बनाने के लिए गृहिणी को, तो वे तो उनके तत्व हो गए। लेकिन उन तत्वों को किस मात्रा में और कैसे अप्लाई और किस सिद्धांत के अनुसार अप्लाई करना है, वो जो है प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, और ये जो है तत्व कहलाते हैं। तो इन तत्वों की का समावेश आप जिस भी तरीके से कर देंगे तो वो जो है आपका पेंटिंग कहलाएगी। कहा भी गया है कि चित्र एक संयोजन है, एक ऐसा संयोजन जिसमें केवल दृष्टिगत रूप से तथा वर्णों आदि का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि कलाकार अपनी सृजनहारी प्रवृत्तियों की भी सूचना हमें देता है। इन सब चीज़ों में देखिए जो तत्व हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें कलाकार इन तत्वों को अपने हिसाब से पेंटिंग में सजोता है, जिसकी वजह से उसकी सभी की कलाओं में विविधता आ जाती है। देखिए हर आदमी पेंटिंग को रेखाओं द्वारा बनाएगा, कलर द्वारा बनाएगा, टोन द्वारा बनाएगा, टेक्सचर द्वारा बनाएगा, पर फिर भी क्या है कि सभी आदमियों की पेंटिंग बनाई बनाई अलग अलग होगी। उसका प्रभाव एक्सप्रेशन का बिल्कुल सेपरेट होता है, उसका काम करने का प्रभाव अलग होता है। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो सबका अलग, देखिए हर आदमी, ये इस तरीके से समझिए जैसे आप लिखना सीखते हैं तो हर आदमी का लेख अलग अलग होता है, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए लोग बाग लेख देख कर बताते हैं कि बहुत से लोग बाग के आदमी का व्यक्तित्व कैसा होगा, क्योंकि लेख में उसकी अभिव्यक्ति, उसकी अपनी क्रिया वो झलकती है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये सभी के द्वारा रूप निर्माण हो रहा है। रूप कैसा भी हो सकता है, पहचान वाला भी और नॉन पहचान वाला भी। इसी तरीके से देखिए ये पहचान है, ये अभिव्यक्ति दूसरी तरीके की है, ये अभिव्यक्ति दूसरी तरीके की है, ये उससे डिफरेंट है और ये उससे डिफरेंट है। सभी अभिव्यक्तियाँ अपने अपने अलग अलग है। तो इस तरीके से इसका निर्माण करते हैं। देखिए ये तो हमारा पूरा काले वाला क्या हो गया, इसका ये वाला पीछे वाला और ये काले वाला, ये सब स्पेस है, और इस स्पेस पे हमने रूप को एक्टिव कर दिया। तो इसीलिए अब रेखा रूप वर्ण, तो इन रूपों का निर्माण किस किसके द्वारा होगा। तो मैंने बताया है आपको, देखिए यहाँ पर कि रूप का निर्माण होता है रेखा वर्ण तान पोत अंतराल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और वर्ण वाला चैप्टर इसमें अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें से बहुत क्वेश्चन जो है निकलते हैं, और हर वर्ष इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप जो है इनको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझो, देखो, और इनके क्वेश्चंस को अभी जो है ग्रेस्प कर लो, जब आगे पूछे जाएंगे तो उनका उत्तर सटीक देना। तो यहाँ जो है हम बात सबसे पहले अव्यय रेखा की करेंगे। देखिए लाइन, मैंने आपको बात बताया है कि एक स्पेस, ये ऐसा होता है स्पेस। अब हम एक स्पेस की कल्पना करते हैं कि ये बिल्कुल सुसुप्त पड़ा हुआ है। आप प्रकृति में स्पेस देखेंगे, अगर जहाँ भूमंडल है ये सारा हमारी बालों में, तो सब में अंधेरा है, सूर्य के प्रकाश की वजह से जो है सब चीज़ें चमकती हैं। तो स्पेस का संबंध जो है उस धनात्मकता से, उस नेगेटिविटी से है, उस अंधकार से है जो अनंत है, जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए वो जो है अंतराल जो है, स्पेस जिसे अंतराल की बात कर रहे हैं, जिसे हम पीछे जो है इस स्पेस को अंतराल के नाम से जो है पढ़कर आए हैं। तो ये अंतराल हमारा शून्य है, और शून्य यानी कि रूप विहीन है, यानी कि रूप विहीन है, यहाँ रूप अभी विद्यमान नहीं है। तो अब देखिए ये बिंदु, जो व्हाइट बिंदु है, जैसे भी है जहाँ पे पड़ा, तो इस केवल इस पॉइंट, या जो है मैंने सपोज करो व्हाइट का कोई दूसरा बिंदु जो है इसके ऊपर जो है इस तरीके से रख दिया,
तो ये चित्रतल जो बिल्कुल शून्य पड़ा हुआ था वो बिल्कुल एक्टिव हो गया, आपकी नज़र इसकी तरफ जो है बिल्कुल केंद्रित हो गई। यानी कि ये स्पेस जो है पूरी तरीके से जो शून्य पड़ा था एक्टिव हो गया। कलाकार का काम ही यही है कि वो स्पेस को एक्टिव करे किसी भी रूप या फॉर्म के द्वारा। अब जैसे ये तो मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया हुआ है, लेकिन बिंदु है, अंकन है जिसे अंकन कहा जाता है। और इस बिंदु की बात ये कहते हैं कि अपनी इसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। हालांकि सिंपल सी बात है कि बिंदु की कहीं ना कहीं माइक्रो में हो चाहे कहीं भी हो, उसकी अपनी मोटाई मोटाई तो होगी। लेकिन हम इसीलिए आपने देखा भी होगा टेक्निकल ड्राइंग में हम चाप लगाकर जो है किसी चीज़ को प्रयुक्त करते हैं, और जो कटान बिंदु होता है इसको हम जो है वो बिंदु अंकन मानते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं ये जो बिंदु से जो एक्टिव हुआ, ये थोड़ा सा मोटा इसीलिए बनाया हुआ है, इसकी लंबाई चौड़ाई है, पर ये मान के चलिए कि बहुत ही सूक्ष्म है, और हमने मेरा पर्पज इसे एक्टिव करके दिखाना था। तो अगर हम दो या दो से ज़्यादा बिंदु, देखिए ये जो बिंदु है इसे हम जब शून्य स्पेस पे देखिए यहाँ पे ये चीज़ हमने ये बिंदु बनाया तो इसे कहते हैं अंकन। ये जो डॉट रखा हमने इसे कहते हैं अंकन। और यहाँ से अंकन की प्रक्रिया जिससे जो है आलेखन की प्रक्रिया चालू होती है। ये तो अंकन हो गया, और अब हमने इस पे कोई रूप का निर्माण करना चालू कर दिया तो ये जो है उसका रूप हो गया। तो ये इस पर जो है हमने रूप का निर्माण जो है कर दिया, इसके द्वारा कर दिया, रेखांकन के द्वारा कर दिया। वर्ण अपने आप इसको ऑटोमेटिकली लिखा है। तो इसी तरीके से जो है क्या नाम, इस पर किसी भी स्पेस पर मतलब ये कहा जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है कितनी बार कि अंकन किसे कहते हैं। तो अगर आप पढ़ भी रहे हों, नेट वाले हैं, कभी 2 लाइनों में लिखने को आ गया है, उन्होंने कोई डेफिनेशन दे दी, तो आप जो है उसका अपनी समझ से जवाब दे देंगे। तो ये सिर्फ अंकन समझाने वाली बात थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। देखिए जब ये अंकन चलता है, यहाँ पर अब देखिए लाइन की बात हुई, क्योंकि ये लाइन का फर्स्ट स्टेप था। शून्य स्पेस पर हमने ये बिंदु बनाया था, इससे जो है एक्टिव किया था, और एक्टिव के बाद जब बिंदु एक ही जगह दो हो जाते हैं तो वो रेखाओं का या अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं, तब वो अभिव्यक्ति हो जाती है। अब देखिए रेखा के बारे में कहा जाया गया है, लाइन जिसे हम कहते हैं, रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी है जो बहुत ही सूक्ष्म है। अब देखिए यहाँ पर सिंगल रेखा थी, तो यहाँ पर आपको जो वो सिंगल रेखा कह रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर सिंगल बिंदु था, अंकन था, तो यहाँ आपको केवल अंकन दिखाई दे रहा है, केवल चित्रतल क्या हुआ, एक्टिव हुआ। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे ये जो है दो बिंदु हुई तो सीमांत बिंदु हो गए, ये सीमांत बिंदु कहला रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इसमें बिंदु बढ़ाते चले गए, जैसे जैसे हम अंकन बढ़ाते चले गए, तैसे तैसे एक लाइन का अनुभव वो क्या नाम आपको लाइन का आभास जो है होना चालू हो गया है। और एक टाइम पर जैसे जैसे ये बिंदु पास होते चले गए तो इससे जो है क्या हुआ, अंत में एक लाइन का निर्माण हो गया। यानी कि इस लाइन के अंदर ऐसे अनगिनत बिंदु हैं जिनकी आपस की दूरी, यानी कि ये और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, ये इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो बहुत ही सूक्ष्म होगी, सूक्ष्म हो भी जाएगी। जब सूक्ष्म हो जाएगी तो वो लाइन का निर्माण करेगी। तो ये ड्राइंग का ये टॉपिक पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ये जो चित्रकला के तत्व आप जब समझ लेंगे तो इन्हीं के द्वारा आप आगे की सारी चीज़ें समझेंगे टेक्निकली। तो यहाँ पर आपने जो है रेखा का आ जाता है, क्वेश्चन आता है कि रेखा की मतलब रेखा के दो बिंदुओं की बीच की दूरी कितनी है, तो उसमें 4 एक ऑप्शन आ जाएंगे। असीमित दूरी है, सीमित दूरी है, सूक्ष्म दूरी है, इनमें से कोई नहीं, कुछ भी इसी तरीके का जो है क्वेश्चन दे देता है। ये क्वेश्चन मेरे सामने आया हुआ है और मैंने पढ़ा भी है, देखा भी था कि रेखा के दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। तो इसी तरीके से ये अपने आप में क्वेश्चन है, तो आप समझ गए होंगे और अब आप भूलेंगे भी नहीं है और ना ही इसकी डेफिनेशन को भूलेंगे। इसमें लिखा भी है कि रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी है जो बहुत ही सूक्ष्म, सिंपल सी जो है डेफिनेशन है। अब देखिए डेफिनेशन के साथ साथ ये है रेखा एवं दृष्टिग्राम, यानी कि अगर इसकी तरफ को एक इसके अंत में तीर की निशान जो है, ये देखिए रेखाएं जो हैं गति प्रदान करती हैं और इनका जो है अपना मूवमेंट उसी तरफ को हो जाता है जहाँ तीर का ये निशान हो गया। अब देखिए इस वाली रेखा को देखिए, इसे हमने यहाँ पर इधर को बनाया, इस पर इधर को तीर बनाया, तो हमारी आदि इधर को देख रहे हैं तो इधर को इस लाइन का मूवमेंट महसूस हो रहा है, और इधर को देख रहे हैं तो इस लाइन का मूवमेंट महसूस हो रहा है। और इसी तरीके से अगर हमने इसे इधर को बंद कर दिया तो ये लाइन जो है और ये लाइन, अब इनमें से देखिए कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी महसूस हो रही है। अब ये लाइन जो है बड़ी महसूस हो रही होगी, या चीज छोटी महसूस हो रही होगी। तो रेखाओं के जो है दृष्टि भ्रम पैदा होते हैं
जब हम ड्राइंग करते हैं तो इन दृष्टि भ्रम से जरूरत भी होती है, मतलब जरूरत के अनुसार हमें इन रेखाओं को कहाँ और किस तरह से प्रयोग करना है, तो पेंटिंग बनाते हुए ये आपको जो है बातें ध्यान रखनी होती है कि रेखाओं द्वारा दृष्टि भ्रम भी पैदा किया जा सकता है, और ये आभास और दृष्टि भ्रम ही पैदा करते हैं हम लोग जब पेंटिंग का निर्माण करते हैं 2D पर। क्योंकि आजकल जो संज्ञा चित्र की दी जाती है वो 2D स्पेस पर ही चित्र की संज्ञा दी जाती है, और बाकी को तो स्कल्पचर कहा जाता है आज की तारीख में। तो ये आप जो है रेखा के बारे में यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखिए रेखाओं के जो ये है, अब आगे आ जाते हैं हम कि रेखा के बारे में, अंकन के बारे में हमने समझ लिया, और रेखा के बारे में जो है क्या नाम हमने जो है समझ लिया, और प्रकृति में भी जो है। देखिए एक चीज और बात बता दूं, लाइन लाइन इतनी देर से हम कर रहे हैं, यहाँ जो है हम इस टॉपिक को लिखेंगे रेखा का प्रभाव। क्या है ये, यहाँ जो टॉपिक पढ़ेंगे अब जहाँ हम रेखा का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ लाइन। ये देखिए रेखा के क्या प्रभाव है। आप अभी हमने अंकन पढ़ा, रेखा पढ़ ली, आप सुबह से शुरू से मैथ में भी रेखा पढ़ते आए होंगे, लेकिन आप आज इस बात का ध्यान लीजिए, प्रकृति में, नेचर में रेखा नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको लाइन नाम की चीज कहीं मिलेगी ही नहीं। लाइन जो है आपको दिखाई कब देती है, जब सूर्य का प्रकाश किसी सरफेस पे पड़ता है तो इसकी एक सरफेस पे कम पड़ता है। मान लो यहाँ से सूर्य का प्रकाश जो है क्या नाम जा रहा है, तो इस सरफेस पे ज्यादा पड़ेगा और इस सरफेस पे कम पड़ेगा, तो इसलिए जो है ये ज्यादा काला दिखाई देगा और ये ज्यादा गोरा दिखाई देगा। जहां ज्यादा और ये कोला, ये सॉरी काला जो है, जो डार्कनेस और ये लाइटनेस आपस में टकराएंगी, वहां हमें लाइन की अनुभूति होगी, केवल फीलिंग होगी, लाइन नहीं होगी। तो इसीलिए प्रकृति में हम कहाँ कहाँ किस किस तरीके की लाइन देखते हैं, ये ध्यान करना है कि, और इन रेखाओं का हमारे पर प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए सबसे पहली लाइन है सीधी लाइन, ये हमारे पे क्या प्रभाव पैदा करती है। देखिए ये बुर्ज खलीफा का जो है हमने स्ट्रक्चर ले लिया है, इस तरीके से सीधा खड़ा है, इस तरह से कुतुब मीनार भी है। तो ये सीधी रेखा हमारे यहाँ कौन कौन से प्रभाव पैदा करती है, गौरव, शक्ति, स्थायित्व। देखिए स्थायित्व है या नहीं है, और दृढ़ता है नहीं, खंबे की तरह सीधा खड़ा हुआ तना हुआ खड़ा है तो गौरवान्वित प्रतीत होगा या नहीं प्रतीत होगा। बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है तो शक्ति उसमें, क्योंकि उसे बैंड करने के लिए कहते हैं टेढ़ा करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से स्थायित्व, शाश्वतता, शांत चित्ता और आकांक्षा, एम्बिशियस, आसमान की तरफ को जाती हुई भावनाएं। तो ये जो है इसके इन रेखाओं के प्रभाव होते हैं। इसी तरीके से ये जो है पड़ी रेखा होती है, सीधी पड़ी रेखा, ठीक है ना। तो ये रेखा लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है, यानी कि इस रेखा को इस तरीके से आधार प्रदान करती है। देखो इसने ये कर रखा है, और प्रदान करने के साथ साथ ये मानसिक विश्रांति, विश्राम, आदमी इसी अवस्था में सोता है, कोई खड़े खड़े थोड़ी सोता है, लेट करी। तो ये जो है विश्राम, निश्चलता, स्थिरता, शांति, मौन, संतुलन, इनके बारे में जो है मानसिक, यानी कि माइंड पीस, ये जो है विश्राम, इसलिए भी निश्चलता, स्थिरता, ये सारी सारी जो है क्या नाम है चीजें, जिसे विश्राम में रिपोज कहा जाता है, या जो है निश्चलता, काल, शांत बिल्कुल जो है क्या नाम, आप इस चीज को समझ लीजिए, स्थिरता, क्वाइटनेस, पीस, इस तरह का संतुलन, बैलेंस, ये सब चीजें जो है क्या नाम ये वाली रेखाएं आपको प्रदान करती है। इसी तरीके से देखिए हमें प्रकृति में तीसरी रेखा किस तरह की दिखाई देती है, जो कर्णवत रेखा होती है, जैसे पेड़ों की डालियों पर होती हैं, और ये होती है, ये नाटकीय है। क्योंकि देखो आप नाटक देखें तो आदमी अगर कोई सीधा खड़ा होगा, बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, तो वो नाटक थोड़ी करेगा। या जो है क्या नाम नाटक में क्या करता है, आदमी नाटकीय रूप लिया जाता है, चलने में लिया जाता है, बोलने में लिया जाता है, हाथों की मुद्राओं से जो है अपना नाटकीय करता है। अब देखिए नाचते हुए अगर कोई आदमी बिल्कुल आपके सामने ऐसा लेट जाए कि जी मैं नाच रहा हूँ, ये नाच रहा है, तो आप सारे हंसने लगेंगे, अरे ये तो पड़ा है, तो ये तो विश्रांति है। इसी तरह से अगर वो हाथ पैर यूं तिरछे करेगा या शरीर को इस तरीके से तिरछा करेगा, अपने पोज लेगा डिफरेंट डिफरेंट, तो इसे कहते हैं नाचना। तो इसलिए नाटकीय एवं प्रबल स्पंदन, उत्तेजना, बेचैनी, या बेचैनी में भी आदमी उल्टा सीधा होता है, व्याकुलता में आदमी उल्टा सीधा होता है, नाटकीय में भी, और प्रबल स्पंदन और उत्तेजना में भी आदमी उल्टा सीधा होता है। कोई आदमी लेटा हुआ हो, उसकी जो है क्या नाम ऐसी क्या नाम बड़ी बेचैनी हो रहा है, तो तब भी वह तिरछा होता है। तो ये सब चीजें जो है कर्णवत रेखाओं का प्रभाव है। अब इससे नेक्स्ट उस पर चलते हैं। देखिए अब इस पे चलते हैं। देखिए ऐसे ही कोणीय रेखाएं, असुरक्षा, अस्पष्टता,
व्याकुलता, आघात और संघर्ष ये है, जैसे कांच नुकीला होता है, तो जब आप उसके पास जाते हैं तो आपको कैंची हुई, चाकू हुआ, इन सब चीज़ों से एक्सपेक्शा जो है प्रतीत होती है ना, अगर ये आपकी तरफ को हो, अगर मान लो कहीं कोना निकला हुआ तो आप उससे बच के चलेंगे, तो ये कोणीय रेखाएं वो उस वहाँ पे कोणीय फीलिंग होती है, एंगुलर होती हैं, तो ये अस्पष्टता, व्याकुलता, आघात और संघर्ष की होती हैं। तो एक पुंजीय रेखा यानी कि एक पुंज से बाहर की ओर आती हुई रेखा, यानी कि ये जो है यहाँ को तरफ को जो है जाती हुई, एक पुंज से निकलती हुई रेखा जैसे फूल के अंदर होती है। तो ये रेखाएं जो हैं स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लवलीनता, स्वदेश प्रेम, प्रसार जैसी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। इसी तरह से चक्राकार रेखा, इन्हें तो देख देख कर ही चक्कर आते हैं। पानी में डला मारोगे तो प्रकृति में ये वाली रेखा है, ये सूर्य की किरण के साथ जो है जब आदायु बनाते हैं सूर्य, तो कहते हैं नहीं कि भाई स्वच्छंदता और अभिलाषा है, और जो है सूर्य निकलता है तो सारी आशाएं उभर आ रही हैं। तो इस तरीके से इसके प्रभाव ऐसे हैं। इसी तरीके से चक्राकार रेखा है, उत्तेजना, शक्ति और गति, इन सब चीज़ों का भी जो है प्रभाव इनमें देखने को मिलता है। चक्राकार तो उत्तेजना वैसे ही होगी, आपके अगर सिर घूमने लगे तो आप बेचैन हो जाएंगे। इस तरीके से शक्ति भी प्रतीत होती है भाई, जब किसी आदमी, कोई महाराज जी आंख बंद करके जो है ध्यान लगा रहे हो, सोच रहे हो, ये बैठ गए जी महाराज जी, तो इनके पीछे हेलो सर्किल बना दिया जाता है और वो घूमता घूमता रहता है, तो इसका मतलब ये है कि उनमें कोई शक्ति है। ये इस तरीके से जो है प्रभाव पैदा होते हैं। तो इन सब रेखाओं के अपने अलग अलग पैदा होते हैं। इसी तरीके से जो है इनको जरा ध्यान कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो है अभी बताता हूँ। इस तरह से सबसे प्रभावी रेखाएं हैं ये वाली, जो लयात्मक रेखाएं, ये ही कलात्मक रेखाएं हैं, और इन्हीं के द्वारा ही सबसे ज्यादा ड्राइंग में हम इसी रेखा को यूज करते हैं। अब देखिए आदमी कोई है और ये उसका जो है लहरदार क्या बना दी, चुटिया बना दी। अब ये लेडी हो गई तो ये उसकी जो है लहरदार चुटिया हो गई। तो ये क्या है, इस जो प्रवाही रेखाएं ये सबसे सुंदर रेखाएं हैं। अगर जो है क्या नाम कलात्मक दृष्टिकोण से हमारे पुरखों ने, हमारे जो प्राचीन अजंताधारियों ने इन्हीं सारी फिगर्स में इन्हीं रेखाओं का प्रयोग किया है। इनमें गति है, लावण्य है, माधुर्य है, ये सब जो है चीज, ये देखिए जैसे ये ऊँट की गर्दन में कितना प्रवाह है, इस लाइन में कितना प्रवाह है, तो ये सब चीज जो है हमारी, क्योंकि रेखाओं के उससे जो है माध्यम से प्रकट होता है। तो जैसा कार्य कर रहे हो, जैसी अभिव्यक्ति हो, उसके हिसाब से ही रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, रेखा तथा तल विभाजन। देखिए कोई भी पेंटिंग है, कोई भी स्पेस है, जैसे ये स्पेस है, अब हम जरा सा जो है ऊपर को आ जाते हैं, आपको पूर्ण दिखाई देगा। रेखा एवं तल विभाजन, यहाँ तो रेखाओं के प्रभाव हमने खत्म कर दिए, इसके बारे में जो है जान चुके हैं। अब बात करते हैं स्पेस डिवीजन की। देखिए कोई भी पेंटिंग करते हैं तो उस पर स्पेस डिवीजन करते हैं हम। देखिए यहाँ पर कोई भी वस्तु बनी हुई है, सपोज करो ये बनी हुई है, वही वाली बात है। अब ये जो है क्या होगा कि इस स्पेस पर रखी भी नजर आ जाएगी, क्योंकि हमने इस पे स्पेस डिवीजन कर दिया है। इसी तरीके से जो है इस पे स्पेस डिवीजन पेंटिंग का प्रारूप, अपना तल विभाजन अपने कंपोजिशन के हिसाब से उन्होंने कर रखा है। इस स्पेस को डिवाइड कर 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 जो है उन्होंने एक ऐसे कंपोजिशन तैयार किया है। उसके बाद यहाँ चित्र बना दिया है, यहाँ जो है सड़क का सब बना दिया है। ढोला मारू राजस्थानी शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र विषयों में से एक है। तो ये जो है क्या है कि रेखाओं के द्वारा स्पेस डिवीजन अपना एक महत्वपूर्ण विषय है, और इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो है दे दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं इसके बारे में। अब ज़्यादा नहीं रह गया है, केवल थोड़ा समझाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर तो हमने खत्म कर लिया है। अब इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन निकलेंगे, लेकिन जो अगला चैप्टर है कलर वाला वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनके बारे में मैं बता ही दूंगा। अब ये है, पहले थे हमने थे इफेक्ट, रेखाओं का प्रभाव। अब रेखांकन का प्रकार। रेखांकन का मतलब ये है कि जो हम अंकन करते हैं, हम कितनी तरीके से ड्राइंग करते हैं। वहाँ तो रेखाओं ने अपना प्रभाव बता दिया कि मेरा जो है ये रेखाओं प्रभाव है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा रेखांकन का प्रकार बता दिया गया। देखिए स्वतंत्र रेखांकन, ये किस तरीके का है स्वतंत्र रेखांकन। देखिए पेंगुइन की ओरिजिनल ड्राइंग कैसी है, ये है। तो यानी कि हमने इसे देख लिया और हमारे मन पर जो प्रभाव पड़ा उसकी अभिव्यक्ति कार्टून के रूप में हमने कर दी, या किसी भी रूप में जैसे भी करी। तो ये हमारा जो है स्वतंत्र रेखांकन हो गया, फ्री हैंड ड्राइंग हो गई। मतलब जैसा देखा, महसूस किया और उससे अलग जो है कुछ अपने हिसाब से उसे एक्सप्रेस कर दिया, तो इसका क्यूट रूप निकली, क्यूट फॉर्म निकल आई। इसी तरीके से जो है क्या नाम, आप आजकल आप चित्र में जो है अलग अलग तरीके से जो है देखते होंगे। हर आदमी चित्र को देखता है और अपनी तरह से बात करने का प्रकट करता है, तो उसे जो है क्या नाम स्वतंत्र रेखांकन के अंतर्गत आप जो है रखते हैं।
योगी मोदी के कार्टून आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो देखा उसको जो है बना दिया। तो ये जो है स्वतंत्र रेखांकन के अंतर्गत आएगा, कि यानी कि ओरिजिनल फिगर को हमने जो है अपने अनुभव और अपनी कलाकारी के हिसाब से अलग रूप दे दिया। और देखिए ये भी देखने में पेंगुइन रहा है। अब देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिक्की माउस भी है। आप मिक्की माउस देखिए, चूहा है वो एक, तो चूहा आप जो है देख रहे हैं, तो वो क्या है, जो मतलब कितनी किस तरीके की अभिव्यक्ति है जो फ्री हैंड ड्राइंग के रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दी, और आपको लग भी रहा है कि हाँ भाई ये चूहा है। वो अपना अस्तित्व भी न खोए और उसमें नया रूप और नयापन आ जाए। इसी तरीके से स्वतंत्र रेखांकन की बात तो हमने कर ली। ये हमारा स्मृति रेखांकन है। स्मृति रेखांकन का अनुसार कि किसी चीज को हम देखकर और उसे यथार्थ रूप पे ही बनाएं, बिल्कुल जैसा देखा वैसा बनाया। 10वीं क्लास में जैसा हम बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, जानवर बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, वो भी मेमोरी ड्राइंग का जो है पेपर हमारे अंतर्गत आता है। उसमें भी यही बात होती है कि घर के आसपास रहने वाली जो चीज़ें हैं हमारी, वो मेमोरी ड्राइंग के रूप में हम चित्रित कर दें। या बाजार का कोई सीन, जैसे ये बाजार का या हाट का कोई सीन है, तो आपको जो है पेपर में दे दिया जाता है कि भाई आप ये चीज़ बनाइए। आप सोच साच के जो है क्या नाम उसका चित्र बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे जैसा आप, मतलब वो यथार्थता जो है जो आप देख के आए हो, देश काल और वातावरण की, वो यहाँ प्रतिलिखित हो, जैसा आप देख के आए हो वैसा आप बना सकें। तो ये मेमोरी ड्राइंग है। अब देखिए आप थर्मस रखिए सामने और थर्मस को बिना देखे एक बार देख लीजिए, फिर बिना देखे मेमोरी के आधार पर बनाइए, तो बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। तो वो स्मृति रेखांकन के अंतर्गत आएगा, जैसा देखा वैसा बनाया। लेकिन जब बनाया तो उस समय वो ऑब्जेक्ट सामने नहीं होना चाहिए, केवल स्मृति के आधार पर। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से आपने ओरिजिनल चीज देखी, आपके मन में जो प्रभाव पड़ा, जो जिस तरीके से उसे चेंज करने का हुआ, वो आपने जो है उसे चेंज कर दिया। तो ये आप समझ गए होंगे। तीसरा है प्रतिरूपात्मक रेखांकन। प्रतिरूपात्मक रेखांकन क्या चीज होती है? इसमें हम जैसा देखते हैं वैसा ही बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक चीज तो ये होगी, हमने इसे देखा और मन पे जो प्रभाव पड़ा वो बना दिया, स्वतंत्र रेखांकन। यहाँ हमने उस चीज को बाजार में देखा, फिर उस चीज को अपने सामने से हटा दिया और मेमोरी के आधार पर यथार्थ चित्रण किया, जैसा देखा था बिल्कुल वैसा ही बना दिया। एक चीज हो गई ये वाली चीज कि हम जैसा, वो सॉरी ये उसका उदाहरण नहीं है। एक हो गई कि जैसा हम बिल्कुल देख रहे हैं, जैसे पोर्ट्रेट देख रहे हैं, किसी का चेहरा बनाना है और जैसा देखा और वैसा बना दिया, तो ये जो है प्रतिरूपात्मक यानी कि कॉपी, जैसे उसकी दूसरी कॉपी बना दी, तो ये जो है उसका रेखांकन कहलाता है। इसके बाद है हमारा यांत्रिक रेखांकन। इसके द्वारा जो नपी तुली रेखाएं हैं जो हम किसी भी ड्राइंग को बनाते हैं, वो जो है यंत्रों की सहायता से बनाते हैं, पीटीओ की सहायता से बनाते हैं, या ऐसी रेखाएं जो रेखा जो है यांत्रिक रेखांकन कहलाती है। इसके बाद जो है सीमांत रेखांकन किसे कहा जाता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं, उसमें ऑप्शन बदल बदल के आते हैं कि इस तरीके के रेखांकन को क्या किया जाता है, सीमांत रेखांकन के अंदर क्या आता है, यांत्रिक रेखांकन के अंदर क्या है। 4 ऑप्शन देंगे। देखो एक आधा क्वेश्चन मैं भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। इसी तरीके से ये देखिए सीमांत रेखांकन, जो हम बात कर रहे थे छाया और प्रकाश के माध्यम से, मैंने आप समझाया था। देखिए पीछे डार्क है और यहाँ पर लाइट है, तो लाइट और डार्क के उसमें हमें लाइन महसूस हो रही है, एक्चुअल में है नहीं। तो इस तरीके का रेखांकन जो है, जहाँ केवल हम रेखांकन का आभास होता है, तो वो जो है क्या नाम हमारा सीमांत रेखांकन कहलाता है। हमें बस ये पता चल जाती है लाइट एंड शेड के माध्यम से कि इसमें जो है देखिए ये लाइट है और ये शेड है, शेड मानी छाया जो है, इसके माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि भाई यहाँ लाइट शुरू हो रही है, यहाँ खत्म, तो यहाँ ये बीच में केवल रेखा महसूस हो रही है। तो इसी तरीके से सांकेतिक रेखांकन है, जिसमें हम संकेत यानी कि इस लाइन को बिल्कुल बार बार इसमें कोई शेड नहीं किया, कोई कलर नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, तो ये हमने उस वस्तु को जिसको देखा था उसका संकेत मात्र जो है घट दिया, तो ये सांकेतिक रेखांकन है। इसके बाद जो है प्रकृति रेखांकन है। प्रकृति रेखांकन के अंतर्गत पुष्प, पत्र और फल आदि का अंकन किया जाता है। इसके अंदर फूल पौधे जैसे भी नेचर ड्राइंग होती है जो हमारा होता है, तो क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि जो नेचर में दिखने वाली प्राकृतिक पुष्पों का चित्रण कौन सी ड्राइंग के अंदर किया जाता है, कौन सी कला के अंतर्गत किया जाता है। तो आप इस चीज़ को सीखेंगे, प्रकृति रेखांकन यानी कि नेचर में जैसा मिलेगा वैसा हम चित्रण करेंगे। इसके बाद जो है वस्तु रेखांकन है, यानी कि भौतिक वस्तुएं जो आपके सामने रखी हैं इनका चित्रण करना, जैसा आपके सामने और स्टिल लाइफ या ऑब्जेक्ट ड्राइंग होती है, जैसा आपके सामने रखा आपने जो है चित्र बना दिया। तो इसका जो है उदाहरण मैंने आपने उसको दे रखा है। देखिए ये जो वस्तु चित्रण है, ये वस्तु रखी है, इसका ऐसा चित्र बना दिया, तो ये जो है वस्तु रेखांकन जो है कहलाता है। अब
इसमें जो है ये 3 छोटे-छोटे टॉपिक और हैं। हालाँकि इम्पोर्टेंट तो हमारा यहीं तक ही खत्म हो जाता है। ये यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद रेखांकन का यंत्रों पे प्रभाव है। कि रेखांकन का किसकी अलग-अलग यंत्र प्रयोग करेंगे, अलग-अलग तरीके से प्रयोग करेंगे, कलाई को रखकर प्रयोग करेंगे। तो इन चीज़ों से रेखांकन का प्रभाव अलग-अलग आता है। अगर हाथ उठाकर करोगे या हाथ रखकर करोगे, तो इस तरीके से ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, तो इसलिए इसमें विशेष जो है कोई बात नहीं है। बस ये है कि यंत्रों के द्वारा हम भाई पेन से अलग इफेक्ट आएगा, रेखा का हार्ड का अलग आएगा, सॉफ्ट का अलग आएगा। तो इस पे रेखांकन में यंत्रों का प्रभाव इस तरीके से होता है। रेखांकन का विकास एवं संभावनाएं कि किन किन प्रक्रिया द्वारा हम रेखांकन का विकास करते हैं, उनकी संभावनाएं करती हैं। तो इसमें जो है हमारी बहुत सारी हैं, निरीक्षण पद्धति है, पुनर्धारण है, विषय संबंध है, अंतराल एवं आयतन है, अनेक सीमांत पद्धति है, स्वर पद्धति। इनके द्वारा भी हम रेखांकन के विकास की संभावनाएं ढूंढते हैं। लेकिन ये आपके लिए नहीं है, तो इसलिए इसे भी जो है इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसे भी छोड़ दीजिए। अब इसमें रेखाओं तथा गतिज ऊर्जा, हाँ रेखाओं में अपनी एक गतिज ऊर्जा होती है। रेखाओं के द्वारा जो है ऊष्मा और प्रवाह पैदा किया जा सकता है। रेखाओं में अपनी ऊष्मा होती है। दरअसल क्या है कि प्रवाह आंगिक विकास का आधार है, यानी कि रिदम इज फंडामेंटल टू ऑर्गेनिक ग्रोथ। यानी कि जो हमारी प्रवाह है, इसके द्वारा जो है हमें उत्साह मिलता है, लावण्य मिलता है, माधुर्य मिलता है। यदि किसी रेखा का आकार में प्रवाह नहीं है, तो उसकी सक्रियता तथा जीवन का अभाव खटकता रहेगा। अगर मान लो ये जो है भैया ये इस तरीके से होती, अगर हम ड्राइंग को जो है इस तरीके से कर दें, तो क्या इसके अंदर जो है जीवन का प्रभाव नहीं खटकता है? तो ये प्रवाह ही और माधुर्य ही और लोच ही जीवन का प्रभाव लाता है। तो इस तरीके से जब इनमें ये चीज़ आ जाती है, तो इसमें जो है जीवंत चीज़ें हो उठती हैं और सक्रियता जो है इतनी हो जाती है रेखा के इसी गुण को। असल क्या है कि ये जो रेखा की गतिज ऊर्जा है, इसी को जो है रेखा में पैदा किया गया और रेखा को अधिक जीवंत बनाया गया। इसी पे ही हमारे मॉडर्न आर्ट में आप कला के नाम से इसका विकास हुआ। आप कला के बारे में आगे जब पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आएगा। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि रेखा के गतिज ऊर्जा का संबंध आप कला से है। यह अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो चलिए, अब मुझे पूरी आशा है आपका लाइन चैप्टर जो है ये समझ में आ गया होगा और यहाँ ये जो है दी एंड हो गया है। और अगर ये चैप्टर आपकी समझ में आया हो, हालांकि थोड़ा सा बोर जरूर लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए पढ़ने के लिए ज़रूरी है। इसमें से देखिए क्वेश्चन तो बनते हैं और क्वेश्चन आते भी हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आप छोटे से छोटा टॉपिक और बड़े से बड़ा टॉपिक पूरा मन लगाकर पढ़ेंगे, इसमें जब भी आपको चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी। तो रेखा का प्रभाव भी आप पढ़ चुके हैं, रेखा का प्रकार भी आप पढ़ चुके हैं, इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब जो है एक बार और देख लेते हैं। सिंपल सी हमने क्या क्या देखा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने जो है चित्रकला के तत्व के बारे में जाना कि चित्रकला के तत्व कौन से हैं। रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ये लाइन, कलर, फॉर्म, कलर, टोन, टेक्सचर, स्पेस, इसके बारे में जान लिया था। इसके बाद चित्रकला के तत्व आ गए थे हमारे, जिसमें मैंने बताया था कि आपका रूप और अंतराल दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये रेखा, वर्ण, तान, पोत ये जो है रूप का निर्माण करते हैं। तो दो तो ये और चार ये तो 6 हो गए। और ये तो वर्ण का गुण बताए थे मैंने, जो कल आपको जो है वर्ण वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो इसके बाद जो है अब आपका तीसरा जो है पेज हो गया था कि किस तरीके से रूप का निर्माण होता है, ये मैंने आपको बताया था। फिर लाइन के बारे में बताया था। लाइन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, अंकन किसे कहते हैं यहाँ समझाया था। और स्पेस जो है क्या होता है, शून्य होता है। तो रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी है जो बहुत ही सूक्ष्म है, और ये रेखाओं का दृष्टिभ्रम ये मैंने यहाँ पे क्लियर किया था। फिर रेखाओं के क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें से अब क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन में देख लेना, तो उससे आपको जो है पूरा पता चल जाएगा। तो फिर सीधी खड़ी रेखा, कड़ी रेखा, खंडवत रेखा, कोणीय रेखा, एक पुंज रेखा, चक्राकार रेखा और प्रवाही रेखा। फिर मैंने बताया था रेखा का तल विभाजन, क्योंकि आप ये बात समझ लीजिए कि कोई वस्तु अगर यहाँ पर रखी हुई है, अगर ये स्पेस डिवीजन पीछे वाली लाइन ना हो ना, देखो ये है और ये जो है मैंने वस्तु यहाँ बनाई, तो ये जो है हवा में लटका हुआ महसूस हो रहा है। या इससे पहले वाली पेंटिंग देखते हैं, चलो तुम्हें प्रभाव इससे ही दिखाता हूँ। कहाँ गए, हाँ ये जो है इससे पहले वाले उसमें चलते हैं। तो ये आदमी महसूस हो रहा है आपको जो है इस लाइन की वजह से जमीन पड़ा हुआ। अगर मैं इसके इधर अभी हवा में लटका हुआ महसूस हो रहा है, अगर मैं ये लाइन खींच दूँ इसके, तो ये जो है या यहाँ खींच दूँ,
तो आपको तुरंत ये जो है जो इनपुट पड़ा हुआ दिखने लगेगा। तो ये जो है स्पेस डिवीजन अपने आप में ये काम करता है। तो ये अब स्पेस डिवीजन अपने आप में काम करता है। तो चलिए, अब मैंने ये भी बता दिया आपको, और इसके बारे में रेखा तल विभाजन भी बता दिया, पेंटिंग के अंदर स्पेस डिवीजन को भी आपको क्लैरिफाई कर दिया, फिर रेखाओं के प्रभाव भी बताए। स्वतंत्र रेखाएं इन्हें वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब याद करने में ना लगे आप इन्हें रटें कि स्वतंत्र रेखाएं स्मारती और आंख बंद कर आप जो है क्या नाम रटना चालू करें। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। तो इसीलिए कुछ चित्रों के माध्यम से मैंने जो है क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि कौन सी चीज क्या होती है। इसलिए रेखांकन में फिर यंत्रों का प्रभाव है, रेखांकन विकास और संभावना है, रेखाएं और गतिजों का। तो ये चैप्टर जो है मुझे पूरी तरीके से आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, मैं अपने टॉपिक को विराम देता हूँ, और कृपया मुझे कमेंट करके और बताइए कि आपको ये पढ़ाने का तरीका और ये वाले चैप्टर की वीडियो कैसी लगी, आपके समझ में आया है या नहीं आया है, कृपया ये जरूर बताएं। धन्यवाद।